ऑलराइट, HIV वायरस में ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का वायरस है ये सल्यूटो वायरस, जो कि एड्स ऑटोइम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम करता है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका ज़हन में रख लें कि HIV वायरस के अंदर बेसिकली तौर पे इसकी बाहर एक प्रोटीन पड़ा हुआ होता है जिसको P24 कहते हैं, विच इज़ एक्टिंग एज एन एंटीजन। एंटीजन का मतलब ये है कि कोई भी जब रिसेप्टर या कोई भी जब फॉरेन एंटीजन बॉडी के अंदर दाखिल हो तो उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं जिनसे हम रिकग्नाइज करते हैं कि हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है। तो बिकॉज ऑफ P24 वी डिटेक्ट दैट वायरस ऑन दी एलाइजा टेस्ट। इसके अंदर बेसिकली तौर पे RNA कॉम्प्लेक्सेस या एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। बेसिकली इट्स एन RNA वायरस, इसके अंदर DNA नहीं होता। इसके अंदर बेसिकली तौर पे एंजाइम्स मौजूद होते हैं और 3 एंजाइम्स बहुत मौजूद हैं, जिसमें एक है जिसको हम प्रोटीएस कहते हैं, दूसरे वाले को हम ट्रांसक्रिप्टेस कहते हैं और इंटेग्रेस कहते हैं। और इसके आउटर सरफेस पे 2 प्रोटीन्स लगे होते हैं जिनको हम एंकरिंग प्रोटीन्स कहते हैं, जिसकी वजह से ये वायरस GP120 और GP41 प्रोटीन्स के तहत किसी भी सेल के अंदर इन्फेक्ट कर सकता है। बेसिकली वायरस मैक्रोफेजेस को, डेंड्रिटिक सेल्स को, T सेल्स और टिपिकली CD4 सेल्स को और B सेल्स को इन्फेक्ट करता है। टेक्निकली इन 2-3 जगहों पे यानी मैक्रोफेजेस पे, डेंड्रिटिक सेल्स पे और CD4 सेल में इसके रेजोवायर होते हैं, जबकि इसके साथ साथ वो B सेल को भी एक्टिवेट करता है। और B सेल्स के अंदर एक्टिवेशन की वजह से बाज़ औक़ात ऑटो इम्यून फिनोमेना हो जाए और इनके प्लेटलेट्स बॉडी के उनके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बन जाएं तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बर्पा भी हो जाता है। ऑलराइट, बेसिकली जब वायरस आना है, वायरस के मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम जानते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से, म्यूकोजल ब्रीच की वजह से हो सकता है, ब्लड के अंदर आ सकता है। इसलिए ट्रांसफ्यूज ब्लड के अंदर बाज़ औक़ात पहले बहुत ज़्यादा HIV इन्फेक्टेड होते थे और अब उन्होंने स्क्रीनिंग भी इसलिए स्टार्ट की कि चेक करें कि ब्लड के अंदर कोई वायरस मौजूद तो नहीं है। सो व्हेन एवर वायरस कम्स, फॉर एग्जांपल वी टेक एन एग्जांपल कि म्यूकोजा के अंदर कोई ब्रीच हुआ और वायरस यहाँ से अंदर दाखिल हुआ। अब म्यूकोजा में जो लाइनिंग एपिथेलियम है, इट इज़ एन इननेट इम्यूनिटी, और इसके नीचे जो सेल्स पड़े होते हैं इनको हम डेंड्रिटिक सेल्स या मैक्रोफेजेस कहते हैं, ये भी इननेट इम्यूनिटी के सेल्स हैं। इन डेंड्रिटिक और मैक्रोफेजेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं उनको CCR5 रिसेप्टर्स कहते हैं, और यही वजह है कि कौन सा वायरस कहाँ पर जाके इन्फेक्ट या बैठेगा उसकी एक प्रोपेंसिटी या टेंडेंसी या रुझान ये है कि जिन वायरसेस के अपने रिसेप्टर्स CCR5 के साथ बाइंड कर सकते हैं वो मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स में बैठते हैं, और कुछ वायरसेस जो हैं उनकी प्रोपेंसिटी T सेल की तरफ ज़्यादा होती है क्योंकि उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो T सेल पर लगे हुए CXCR4 रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। जब ये वायरस मैक्रोफेजेस में अंदर दाखिल होगा या डेंड्रिटिक सेल के अंदर, तो हम ये जानते हैं कि जो डेंड्रिटिक सेल है या जो मैक्रोफेज है इसको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। तो वायरस जब यहाँ पे अंदर दाखिल होगा तो ये उस वायरस को प्रेजेंट करके उसका पार्टिकल अपने रिसेप्टर पे लगाएगा और वायरस को लेके जाएगा T सेल्स की तरफ। अब याद रखने वाली बात यह है कि 2 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी हैं। एक, मैक्रोफेजेस के अंदर वायरस जाए तो उसका क्या मैकेनिज़्म होता है, और जब वो T सेल्स के अंदर जाए तो उसका क्या मैकेनिज़्म होगा। सो जब ये डेंड्रिटिक सेल्स की तरफ जाएगा और डेंड्रिटिक सेल्स इसको लेकर जाकर लिम्फ नोड में लेके जाएंगे, और लिम्फ नोड में जो T सेल्स हैं CD4 T सेल्स, वाई CD4 T सेल्स, क्योंकि उसके ऊपर CD4 रिसेप्टर्स लगे होते हैं जो कि इस वायरस के GP120 के साथ इनिशियल बाइंड करते हैं। इस इनिशियल बाइंड को हम आगे जाके एक नाम भी देते हैं जिसको हम डेडली हैंडशेक कहते हैं, यानी वायरस का GP120 और T सेल का CD4 रिसेप्टर आपस में एक दूसरे से बाइंड कर लेते हैं। जब ये इन्फेक्शन हो जाएगी, इन्फेक्शन होने के बाद जो इसकी हिस्ट्री है वो एक्यूट रिस्पॉन्स है या क्रॉनिक रिस्पॉन्स है। फॉर एग्जांपल, ये सेल जब इसका बाइंडिंग होती है CD4 रिसेप्टर्स के साथ
ये जो वायरस है उसके GP120 प्रोटीन, ये जो मैंने GP120 बनाया था, इसके साथ CD4 के जो रिसेप्टर्स हैं टी सेल्स के, वो बाइंड कर जाते हैं। और ये जब बाइंड कर जाते हैं तो एक बाइंडिंग इसके लिए ज़रूरी नहीं है, इसको साथ इसकी एफिनिटी इस GP120 की टी सेल पर लगे हुए दूसरे रिसेप्टर्स, जिनको हम CCR4 रिसेप्टर्स कहते हैं, इनके साथ भी इनकी एफिनिटी बढ़ जाती है। सो एक क्रॉस लिंक, एक मजबूत क्रॉस लिंक बनता है GP120 CD4 और CCR4 के साथ। और फिर जो GP41 है, इसके ऊपर वाली जो टिप है, यहाँ पे एक एरिया एक्सपोज हो जाता है जिसके थ्रू ये इसके साथ फ्यूज़ करता है टी सेल की मेम्ब्रेन के साथ, और पूरा वायरस दाखिल हो जाएगा सेल के साइटोसोल में। अब हम ये जानते हैं कि सेल के साइटोसोल में जो वायरस दाखिल हुआ उसमें सिर्फ RNA पड़ा हुआ था, DNA मौजूद नहीं था। लेकिन हमने ये देखा कि RNA वायरस के अंदर उसका अपना एंजाइम, जिसको ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं, वो मौजूद है। तो इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से RNA एक कॉपी बनाएगा कॉम्प्लीमेंट्री DNA की। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री DNA की कॉपी बनाई है इसने, ये साइटोसोल के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे हम इसी स्टेप को रोकते हैं और यहाँ से चलते हैं मैक्रोफेजेस की तरफ। मैक्रोफेजेस के अंदर भी वायरस ने इसको इंजेस्ट किया, और वायरस ने जब वायरस को मैक्रोफेज ने इंजेस्ट किया या फेगोसाइटोस किया है, तो अब मैक्रोफेजेस ने यहाँ से इंटरल्यूकन्स निकाले हैं। इसके अलावा जो टी सेल्स अनइन्फेक्टेड थे, उन्होंने भी साइटोकाइंस निकाले, और मैक्रोफेजेस ने भी साइटोकाइंस, वो ख़ास केमिकल्स जिससे ये सिग्नल देते हैं कि बॉडी के अंदर समवन हैज़ एंटर्ड इनटू द बॉडी, ये जो केमिकल्स या अलार्म रिलीज़ होता है, ये साइटोकाइंस निकल कर आकर इस टी सेल को, जो इन्फेक्टेड टी सेल है, उसको आके रिसेप्टर्स पे आके लग जाते हैं। अब ये जो साइटोकाइन का रिसेप्टर हर टी सेल पर मौजूद है ही इसलिए ताकि अगर बॉडी के अंदर साइटोकाइन रिलीज़ हों तो वो इन रिसेप्टर के साथ लगें और टी सेल को फिर सिग्नल जाएगा अंदर न्यूक्लियस की तरफ, और फिर इस तरीके से वो अपने कीमोकाइंस को रिलीज़ करेगा या उसके ख़िलाफ़ फर्दर एक्टिवेट करेगा। तो किस्सा मुख्तसर, वो जो साइटोकाइन रिलीज़ हुए थे मैक्रोफेजेस से, अनइन्फेक्टेड टी सेल से, बिकॉज ऑफ वन ऑफ द रीज़न में बी सुपरएटेड इन्फेक्शन, तो उससे क्या हुआ कि जो DNA था ये साइटोप्लाज्म से निकल कर आ जाता है न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर आकर ये जो साइटोप्लाज्म है, ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA है जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में गया है, वो वायरस के होस्ट जीनोम के अंदर अपने आप को अटैच करके फिट इन कर लेता है, और इसको कहते हैं इंटेग्रेशन ऑफ वायरल DNA। अब इंटेग्रेशन ऑफ वायरल DNA के बाद दो फेट हैं, या तो यहीं पे सेल सोया रहे जिसको लेटेंसी पीरियड कहते हैं, या कॉन्टीन्यूस साइटोकाइंस के रिलीज़ की वजह से ये जो वायरस है ये एक्टिवेट हो जाए। अब ये वायरस कैसे एक्टिवेट होगा कि इस NFKB बेसिकली साइटोसोल के अंदर पड़ा हुआ है। जब साइटोकाइंस रिलीज़ हो रहे होते हैं तो वो इस NFKB को एक्टिवेट करते हैं। ये NFKB साइटोसोल से न्यूक्लियस के अंदर जाकर उस वायरस को एक्टिवेट कर देता है। अब वायरस के अंदर क्या था, अब इस वायरस के अंदर जो कि इंटेग्रेट हुआ है, जिसने अपना घर बना लिया है होस्ट के अंदर, इनिशियली जब वो आया था तो उसने पैसेंजर सीट ली थी, अब वो क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर चला गया है तो वो ड्राइवर सीट पे आ गया है, यानी गाड़ी का कंट्रोल इस वायरस के पास है। अब ये वायरस DNA अंडर द इफेक्ट ऑफ NFKB ऑर्डर क्या करेगा, नए नए छोटे छोटे और RNA वायरस पार्टिकल्स बनाएगा, जिन्हें हम वेरियॉन्स का नाम देते हैं, और ये वेरियॉन्स इस सेल को फाड़ के, यानी इसको डिस्ट्रॉय करके सर्कुलेशन में आ जाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड द साइटोपैथिक इफेक्ट ऑफ द वायरस टू इन द इन्फेक्टेड टी सेल लीडिंग टू द सेल डेथ। अब ये जो वायरस यहाँ पे इन्फेक्ट हुए हैं, इससे पहले कि हम इसकी स्टेज को आगे लेके चलें, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने अभी एक स्टेज को क्लियरिफाई किया है, यानी वो स्टेज जिसमें कि वायरस ने CD4 सेल को एक्टिवेट किया है। इसके साइड बाय साइड
वही वायरस मैक्रोफेजेस के अंदर भी जाता है। लेकिन मैक्रोफेजेस के अंदर इंटेग्रेशन का मामला डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दी टी सेल। टी सेल में जब तक वो साइटोकाइंस आकर इस टी सेल के ऊपर लगेंगे नहीं और टी सेल जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक वायरस की इंटेग्रेशन या वायरस के अंदर उसकी जो एक्सप्रेशन है वो नहीं हो पाएगी। जबकि जो क्या कहते हैं इसका मैक्रोफेज है, इसके अंदर जो वायरस साइटोसोल में आया था तो उसको न्यूक्लियस में जाने के लिए किसी NF-κB पाथवे की या किसी इन्फेक्टेड डिवीजन की या एक्टिवेशन की ज़रूरत नहीं है। वो डायरेक्ट चला जाता है इनटू द न्यूक्लियस, क्योंकि उसके पास एक ख़ास किस्म का जीन मौजूद है जिसको हम VPR जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? VPR जीन। तो ये VPR जीन से जाके बैठ जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि वायरस इंटेग्रेट ज़रूर होता है मैक्रोफेज के जीन के अंदर, और लेकिन अनलाइक टू टी सेल्स ये जो वायरस है ये मैक्रोफेज को डिवाइड नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, मैक्रोफेज को एक्टिवेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ मैक्रोफेज पड़ा हुआ है तो उसके अंदर जाके वो खुद ब खुद साइटोसोल से न्यूक्लियस में चला जाएगा। तीसरी बात कि वायरस की जो रेप्लिकेशन है इन द मैक्रोफेज वो कम है एज़ कम्पेयर टू दी टी सेल। और चौथी बात कि मैक्रोफेज के अंदर ये सलाहियत मौजूद है, इट हैज़ द कैपेसिटी टू शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट वायरस, जिसकी वजह से ये मैक्रोफेज जो है उसके अंदर डायरेक्ट साइटोपैथिक इफेक्ट ऑफ द वायरस नहीं होता। यानी वायरस जो था हमने देखा कि जब वो टी सेल्स पे आया था तो टी सेल्स के अंदर जब उसने वायरॉन्स बनाए थे तो यहाँ से टी सेल्स की डेथ हो गई थी, जबकि मैक्रोफेज के अंदर मैक्रोफेज की डेथ बाय द वायरस नहीं होती। दैट्स वाई ये जो वायरस है विद इन दैट मैक्रोफेज हम ये कहेंगे कि जो मैक्रोफेज है एक रेजरवायर के तौर पे काम करता है, एक स्टोरेज के तौर पे काम करता है फॉर दी वायरस। यानी मैक्रोफेज के अंदर बहुत अरसे तक ये वायरस रह सकता है इससे पहले कि वो मैक्रोफेज को ख़त्म कर दे, जबकि टी सेल के अंदर वो ज़्यादा देर नहीं रह सकता। जैसे इन्फेक्शन स्टार्ट होती है टी सेल्स में वायरॉन्स की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, और जब वायरस इतने ज़्यादा हो जाएं तो टी सेल्स को रप्चर कर देते हैं, उससे टी सेल्स की डेथ हो जाती है। यही वजह है कि HIV इन्फेक्शन के अंदर CD4 सेल का काउंट कम होता है, मैक्रोफेजेस सेल का काउंट कम नहीं होता। अच्छा, अब जब ये वायरॉन्स बने थे इनिशियली, जब वायरेमिया हुआ, जिसमें वायरेमिया से मुराद है कि ब्लड के अंदर वायरस का दाखिल हो जाना, तो उसके ख़िलाफ़ बॉडी का होस्ट सिस्टम एक्टिवेट हुआ, CD4 सेल्स एक्टिवेट हुए, CD8 सेल्स एक्टिवेट हुए, और मैंने आपको क्या कहा था कि B सेल्स भी एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि जो मैक्रोफेजेस हैं वो इंटरल्यूकिन 6 को सिक्रीट करता है, और इंटरल्यूकिन 6 जो है वो B सेल्स को भी कहता है कि इस होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म में वो भी साथ मिल जाए। तो CD4, CD8 और B सेल्स मिलकर इस वायरस के लोड को कम कर देते हैं। डिटेक्टेबल तो रहता है वायरस, लेकिन बहुत कम हद तक वायरस जो है वो ब्लड के अंदर रहेगा। इस कंडीशन को हम एक्यूट रेट्रोवायरल सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें अपने आप कंडीशन बुखार, माइल्जिया यानी जिस्म के दर्द और डायरिया के साथ और सर्वाइकल लिफ नोड्स के साथ प्रेजेंट करती है और ख़त्म हो जाती है। ये एक्यूट कंडीशन है। लेकिन अब क्या है, क्रॉनिक कंडीशन में क्या होता है कि अभी वायरेमिया तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो जो डेंड्रिटिक सेल्स उस इन्फेक्टेड सेल को लिम्फ नोड में लेके गए थे, यहाँ पे लिम्फ नोड के अंदर वो सेल्स लो वायरस रेप्लिकेशन के साथ, लो वायरेमिया के साथ, लो वायरल काउंट के साथ सेल्स थोड़े बहुत जो सेल्स हैं लिम्फ नोड के टी सेल्स, उनको इन्फेक्ट किए हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूट वायरल रिस्पांस के बावजूद लिम्फ नोड के अंदर कुछ टी सेल जो हैं वो इन्फेक्टेड ज़रूर रहते हैं। अब जब कभी कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन होगी, और सुपर एडेड इन्फेक्शन क्यों होती है वायरस के अंदर, क्यों बॉडी के अंदर, क्योंकि जब HIV आ जाता है तो मैक्रोफेजेस भी इन्फेक्टेड होते हैं और वो अफेक्टेड होते हैं, और टी सेल्स भी अफेक्टेड होते हैं। तो
किसी भी नए एंटीजन को पहचानने की सलाहियत, यानी ability to recognize any foreign particle and ability to phagocytose or microbicidal activity is affected in the body of that infected person. तो उनके जो मैक्रोफेजेस हैं वो फेजोसाइटोज भी नहीं कर पाते सही तरीके से और वो सेल को किल भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होगा कि सुपर एडेड इन्फेक्शंस आती रहेंगी। उन इन्फेक्शंस की वजह से वायरस लोड बढ़ता चला जाएगा और टी सेल्स कम होते चले जाएंगे और जिसकी वजह से एट लास्ट CD4 सेल काउंट भी 200 से भी नीचे चला जाता है और उस वक्त जो मैनिफेस्टेशन बॉडी में होती है उसको हम एक्यूट acquired immune deficiency syndrome कहते हैं. So this is a bird's eye view to the HIV infection. Thank you very much.